दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान से मीलों आगे निकला भारत। इजरायली आर्मी ने ढूंढा हमास का काल। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। सीरिया से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधा। टैरिफ के कारण चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ईस्टर युद्ध विराम समझौते का किया उल्लंघन। एल साल्वाडोर ने वेनेजुएला में अमेरिकी निर्वासित कैदियों की अदला बदली की पेशकश। और अब खबरें विस्तार से। परमाणु बम के मामले में पाकिस्तान से मीलों आगे निकला भारत। अमेरिकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की नई रिपोर्ट ने उड़ाए होश। पाकिस्तान परमाणु मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। भारत परमाणु बम के मामले में अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या अब 180 पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी भी 170 पर ही टिकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल्ड वॉर के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिनके पास 12,331 परमाणु बम है। वहीं चीन की बात करें तो उसके परमाणु बमों की संख्या 600 तक पहुंच गई है। स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन और रूस परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 88% परमाणु बम है। दुनिया में परमाणु बमों की संख्या को कम करने के प्रयास में गिरावट आई है। दुनिया में एक बार फिर से वॉरहेड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस और इजराइल के परमाणु बमों की संख्या में ठहराव बना हुआ है। पाकिस्तान परमाणु मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। भारत परमाणु बम के मामले में अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या अब 180 पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी भी 170 पर ही टिकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल्ड वॉर के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिनके पास 12,331 परमाणु बम है। वहीं चीन की बात करें तो उसके परमाणु बमों की संख्या 600 तक पहुंच गई है। स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन और रूस परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 88% परमाणु बम है। दुनिया में परमाणु बमों की संख्या को कम करने के प्रयास में गिरावट आई है। दुनिया में एक बार फिर से वॉरहेड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस और इजराइल के परमाणु बमों की संख्या में ठहराव बना हुआ है। पाकिस्तान परमाणु मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। भारत परमाणु बम के मामले में अब पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के परमाणु बमों की संख्या अब 180 पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु बमों की संख्या अभी भी 170 पर ही टिकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल्ड वॉर के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न देश है, जिनके पास 12,331 परमाणु बम है। वहीं चीन की बात करें तो उसके परमाणु बमों की संख्या 600 तक पहुंच गई है। स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस नाम से आई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत तेजी से अपने परमाणु बमों की संख्या को बढ़ा रहा है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन और रूस परमाणु ताकत को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 88% परमाणु बम है। दुनिया में परमाणु बमों की संख्या को कम करने के प्रयास में गिरावट आई है। दुनिया में एक बार फिर से वॉरहेड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस और इजराइल के परमाणु बमों की संख्या में ठहराव बना हुआ है। और चलिए डालते अब नजर हमारी अगली खबर पर।
इजरायली आर्मी ने ढूंढा हमास का काल, बिना ड्राइवर वाले रोबोट बुलडोजर से गाजा फतेह करेंगे नेतन्याहू, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं तो जमीनी स्तर पर भी अभियान चलाया है। इसके बावजूद अभी तक इजराइल की गाजा पट्टी को हमास के नियंत्रण से बाहर लाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि अब इजराइल को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो गाजा में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल का ये हथियार बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर जैसा है। इस बिना ड्राइवर के बुलडोजर को इजराइल ने गाजा में उतारा। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF गाजा में बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। इस बुलडोजर का नाम रोबडोजर है। ये D9 बुलडोजर का रोबोटिक वर्जन है। इसे काफी दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे में इस पर हमला होने की स्थिति में सैनिकों की मौत का खतरा नहीं होगा। ये टैंक की तरह मजबूत है। इससे हमास के लिए इसका सामना करना और इसे रोकना आसान नहीं होगा। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं तो जमीनी स्तर पर भी अभियान चलाया है। इसके बावजूद अभी तक इजराइल की गाजा पट्टी को हमास के नियंत्रण से बाहर लाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि अब इजराइल को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो गाजा में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल का ये हथियार बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर जैसा है। इस बिना ड्राइवर के बुलडोजर को इजराइल ने गाजा में उतारा। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF गाजा में बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। इस बुलडोजर का नाम रोबडोजर है। ये D9 बुलडोजर का रोबोटिक वर्जन है। इसे काफी दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे में इस पर हमला होने की स्थिति में सैनिकों की मौत का खतरा नहीं होगा। ये टैंक की तरह मजबूत है। इससे हमास के लिए इसका सामना करना और इसे रोकना आसान नहीं होगा। इजराइल ने गाजा में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं तो जमीनी स्तर पर भी अभियान चलाया है। इसके बावजूद अभी तक इजराइल की गाजा पट्टी को हमास के नियंत्रण से बाहर लाने में कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि अब इजराइल को एक ऐसा हथियार मिल गया है जो गाजा में युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल का ये हथियार बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर जैसा है। इस बिना ड्राइवर के बुलडोजर को इजराइल ने गाजा में उतारा। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF गाजा में बिना ड्राइवर के चलने वाले बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। इस बुलडोजर का नाम रोबडोजर है। ये D9 बुलडोजर का रोबोटिक वर्जन है। इसे काफी दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे में इस पर हमला होने की स्थिति में सैनिकों की मौत का खतरा नहीं होगा। ये टैंक की तरह मजबूत है। इससे हमास के लिए इसका सामना करना और इसे रोकना आसान नहीं होगा। और चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। 170 कारखाने बंद, 40,000 बेरोजगार, यूनुस के फैसलों का खतरनाक असर। कोविड-19 ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। देश की सीमा को बंद करना पड़ा था, सप्लाई चेन ठप पड़ गया था। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के फैसलों से बांग्लादेश बर्बादी के समंदर की तरफ दौड़ पड़ा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी का रीढ़ कहा जाता है और ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीबी 85% और कुल GDP में 13% हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कोविड संकट के दौरान जब दुनिया में मास्क, मेडिकल, टेक्सटाइल, दस्ताने और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की जरूरत थी तो बांग्लादेश के पास बेचने के लिए सामान तो थे लेकिन सप्लाई करने के तरीके नहीं। भारत के पास सामानों को दुनिया तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत सामने आया था। उस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के सप्लाई चेन को सही करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए अपने सप्लाई चेन के दरवाजे बांग्लादेश के लिए खोल दिए।
भारत ने भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश को दे दी। इसका बांग्लादेश को जबरदस्त फायदा हुआ। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के बेक्सिमिको औद्योगिक पार्क में 170 कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं और उस एक क्लस्टर में 40,000 नौकरियां चली गई। अब बांग्लादेश को अपने सामानों को बेचने के लिए पहले श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान भेजना होगा और फिर निर्यात करना होगा, लेकिन इसमें भारी भरकम खर्च आएगा, जिससे बांग्लादेशी सामान महंगे हो जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री कम हो जाएगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक हसन ने सार्वजनिक रूप से भारत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। कोविड-19 ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। देश की सीमा को बंद करना पड़ा था, सप्लाई चेन ठप पड़ गया था। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के फैसलों से बांग्लादेश बर्बादी के समंदर की तरफ दौड़ पड़ा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी का रीढ़ कहा जाता है और ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीबी 85% और कुल जीडीपी में 13% हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कोविड संकट के दौरान जब दुनिया में मास्क, मेडिकल, टेक्सटाइल, दस्ताने और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की जरूरत थी, तो बांग्लादेश के पास बेचने के लिए सामान तो थे, लेकिन सप्लाई करने के तरीके नहीं। भारत के पास सामानों को दुनिया तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत सामने आया था। उस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के सप्लाई चेन को सही करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए अपने सप्लाई चेन के दरवाजे बांग्लादेश के लिए खोल दिए। भारत ने भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश को दे दी। इसका बांग्लादेश को जबरदस्त फायदा हुआ। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के बेक्सिमिको औद्योगिक पार्क में 170 कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं और उस एक क्लस्टर में 40,000 नौकरियां चली गई। अब बांग्लादेश को अपने सामानों को बेचने के लिए पहले श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान भेजना होगा और फिर निर्यात करना होगा, लेकिन इसमें भारी भरकम खर्च आएगा, जिससे बांग्लादेशी सामान महंगे हो जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री कम हो जाएगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक हसन ने सार्वजनिक रूप से भारत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। कोविड-19 ने पहले ही देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। देश की सीमा को बंद करना पड़ा था, सप्लाई चेन ठप पड़ गया था। वहीं अब मोहम्मद यूनुस के फैसलों से बांग्लादेश बर्बादी के समंदर की तरफ दौड़ पड़ा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को बांग्लादेश की इकोनॉमी का रीढ़ कहा जाता है और ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो बांग्लादेश के कुल निर्यात में करीबी 85% और कुल जीडीपी में 13% हिस्सा योगदान देती है। गारमेंट इंडस्ट्री में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। कोविड संकट के दौरान जब दुनिया में मास्क, मेडिकल, टेक्सटाइल, दस्ताने और अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की जरूरत थी, तो बांग्लादेश के पास बेचने के लिए सामान तो थे, लेकिन सप्लाई करने के तरीके नहीं। भारत के पास सामानों को दुनिया तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय में बांग्लादेश की मदद के लिए भारत सामने आया था। उस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के सप्लाई चेन को सही करने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए अपने सप्लाई चेन के दरवाजे बांग्लादेश के लिए खोल दिए। भारत ने भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट सुविधा बांग्लादेश को दे दी। इसका बांग्लादेश को जबरदस्त फायदा हुआ। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के बेक्सिमिको औद्योगिक पार्क में 170 कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं और उस एक क्लस्टर में 40,000 नौकरियां चली गई। अब बांग्लादेश को अपने सामानों को बेचने के लिए पहले श्रीलंका, मालदीव या पाकिस्तान भेजना होगा और फिर निर्यात करना होगा,
लेकिन इसमें भारी भरकम खर्च आएगा, जिससे बांग्लादेशी सामान महंगे हो जाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री कम हो जाएगी। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक हसन ने सार्वजनिक रूप से भारत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। तो अब देखते हैं हमारी अगली खबर। सीरिया से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंधा, अब नाम भर के सैनिक ही बचे हैं। अमेरिकी सेना आने वाले हफ्तों और महीनों में सीरिया में अपनी उपस्थिति को कम करेगी। इससे सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या आधी हो सकती है। ये जानकारी पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पॉलेन ने शुक्रवार को दी। अमेरिकी सेना के पास सीरिया में कई ठिकानों पर लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर में तैनात है। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट के फिर से उभरने को रोकने के लिए स्थानीय बलों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसे पीछे धकेल दिया गया। पॉनेल ने एक बयान में कहा, ये जानबूझकर और शर्तों पर आधारित प्रक्रिया आने वाले महीनों में सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को घटाकर 1000 से भी कम कर देगी। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सीरिया में चुनिंदा स्थानों पर एक संयुक्त कार्यबल ऑपरेशन इनहेरिटमेंट रिजॉल्व के तहत एकीकरण का निर्देश दिया। पॉनेल ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सीरिया में ISIS के बचे हुए लोगों के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए तैयार रहेगा और ISIS पर दबाव बनाए रखने तथा किसी भी अन्य आतंकवादी खतरे का जवाब देने के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ काम करेगा। इससे सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या आधी हो सकती है। ये जानकारी पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पॉलेन ने शुक्रवार को दी। अमेरिकी सेना के पास सीरिया में कई ठिकानों पर लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर में तैनात है। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट के फिर से उभरने को रोकने के लिए स्थानीय बलों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसे पीछे धकेल दिया गया। पॉनेल ने एक बयान में कहा, ये जानबूझकर और शर्तों पर आधारित प्रक्रिया आने वाले महीनों में सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को घटाकर 1000 से भी कम कर देगी। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सीरिया में चुनिंदा स्थानों पर एक संयुक्त कार्यबल ऑपरेशन इनहेरिटमेंट रिजॉल्व के तहत एकीकरण का निर्देश दिया। पॉनेल ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सीरिया में ISIS के बचे हुए लोगों के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए तैयार रहेगा और ISIS पर दबाव बनाए रखने तथा किसी भी अन्य आतंकवादी खतरे का जवाब देने के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ काम करेगा। इससे सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या आधी हो सकती है। ये जानकारी पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पॉलेन ने शुक्रवार को दी। अमेरिकी सेना के पास सीरिया में कई ठिकानों पर लगभग 2000 अमेरिकी सैनिक हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर में तैनात है। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट के फिर से उभरने को रोकने के लिए स्थानीय बलों के साथ काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसे पीछे धकेल दिया गया। पॉनेल ने एक बयान में कहा, ये जानबूझकर और शर्तों पर आधारित प्रक्रिया आने वाले महीनों में सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को घटाकर 1000 से भी कम कर देगी। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने सीरिया में चुनिंदा स्थानों पर एक संयुक्त कार्यबल ऑपरेशन इनहेरिटमेंट रिजॉल्व के तहत एकीकरण का निर्देश दिया। पॉनेल ने कहा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सीरिया में ISIS के बचे हुए लोगों के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए तैयार रहेगा और ISIS पर दबाव बनाए रखने तथा किसी भी अन्य आतंकवादी खतरे का जवाब देने के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ काम करेगा। और अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर ईस्टर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान रूस और यूक्रेन ने युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाए। पुतिन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों ने हमलों का दावा किया। जेलेंस्की ने रूस द्वारा गोलाबारी और ड्रोन के इस्तेमाल में वृद्धि की रिपोर्ट की। रूस ने आरोप लगाया कि उसने यूक्रेनी हमलों को विफल कर दिया और नागरिक हताहत हुए। पिछले युद्ध विराम प्रयास विफल रहे। शांति के लिए रूस की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह बना हुआ है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संदेह बना हुआ है। रूस और यूक्रेन ने रविवार को एक दूसरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित ईस्टर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद रूसी सेनाएं अग्रिम पंक्ति में गोलाबारी और हमले जारी रखे हुए हैं। विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया का सामान्य से पर देखे तो जाविन की खोज करें तो 49,900 उत्तरी क्षेत्र housing.com भारत ने नंबर 1 रियल एस्टेट ऐप पर अपना घर पाया। अभी देखे आश्चर्यजनक युद्ध विराम। धार्मिक अवकाश को चिन्हित करने के लिए शनिवार शाम से शुरू होने वाला 30 घंटे का ये युद्ध विराम 3 साल के संघर्ष में लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण विराम होगा। लेकिन जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध विराम शुरू होने के बाद भी अग्रिम पंक्ति पर अपने हमले जारी रखने का आरोप लगाया। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान रूस और यूक्रेन ने युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाए। पुतिन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों ने हमलों का दावा किया। जेलेंस्की ने रूस द्वारा गोलाबारी और ड्रोन के इस्तेमाल में वृद्धि की रिपोर्ट की। रूस ने आरोप लगाया कि उसने यूक्रेनी हमलों को विफल कर दिया और नागरिक हताहत हुए। पिछले युद्ध विराम प्रयास विफल रहे। शांति के लिए रूस की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह बना हुआ है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संदेह बना हुआ है। रूस और यूक्रेन ने रविवार को एक दूसरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित ईस्टर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद रूसी सेनाएं अग्रिम पंक्ति में गोलाबारी और हमले जारी रखे हुए हैं। विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया का सामान्य से पर देखे तो जाविन की खोज करें तो 49,900 उत्तरी क्षेत्र housing.com भारत ने नंबर 1 रियल एस्टेट ऐप पर अपना घर पाया। अभी देखे आश्चर्यजनक युद्ध विराम। धार्मिक अवकाश को चिन्हित करने के लिए शनिवार शाम से शुरू होने वाला 30 घंटे का ये युद्ध विराम 3 साल के संघर्ष में लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण विराम होगा। लेकिन जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध विराम शुरू होने के बाद भी अग्रिम पंक्ति पर अपने हमले जारी रखने का आरोप लगाया। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान रूस और यूक्रेन ने युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाए। पुतिन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों ने हमलों का दावा किया। जेलेंस्की ने रूस द्वारा गोलाबारी और ड्रोन के इस्तेमाल में वृद्धि की रिपोर्ट की। रूस ने आरोप लगाया कि उसने यूक्रेनी हमलों को विफल कर दिया और नागरिक हताहत हुए। पिछले युद्ध विराम प्रयास विफल रहे। शांति के लिए रूस की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह बना हुआ है। जेलेंस्की ने युद्ध विराम को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संदेह बना हुआ है। रूस और यूक्रेन ने रविवार को एक दूसरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित ईस्टर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन द्वारा घोषणा किए जाने के बावजूद रूसी सेनाएं अग्रिम पंक्ति में गोलाबारी और हमले जारी रखे हुए हैं। विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया का सामान्य से पर देखे तो जाविन की खोज करें तो 49,900 उत्तरी क्षेत्र housing.com भारत ने नंबर 1 रियल एस्टेट ऐप पर अपना घर पाया। अभी देखे आश्चर्यजनक युद्ध विराम। धार्मिक अवकाश को चिन्हित करने के लिए शनिवार शाम से शुरू होने वाला 30 घंटे का ये युद्ध विराम 3 साल के संघर्ष में लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण विराम होगा। लेकिन जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध विराम शुरू होने के बाद भी अग्रिम पंक्ति पर अपने हमले जारी रखने का आरोप लगाया। और दर्शकों, अब डालते हैं हमारी अगली खबर पर नजर। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने अमेरिका द्वारा निर्वासित और अपने देश में कैद 2092 वेनेजुएलियासियों को वापस भेजने की पेशकश की है, बशर्ते वेनेजुएला उतनी ही संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करे। नायब बुकेल ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से सीधे अपील की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के कई निर्वासितों ने बलात्कार और हत्या की है, जबकि वेनेजुएला के राजनीतिक कैदियों को केवल इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वे मादुरो का विरोध कर रहे थे, जिनके पिछले साल फिर से चुने जाने पर व्यापक विवाद है। बाद में वेनेजुएला के मुख्य अभियोजक तारिक विलियम साब ने बुकेल के प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने ये जानने की मांग की कि निर्वासितों पर
किस अपराध का आरोप लगाया गया था? क्या वे किसी न्यायाधीश के सामने पेश हुए थे या उनके पास कानूनी सलाहकार तक पहुंची थी? वेनेजुएला सरकार का तर्क है कि उसके पास कोई राजनीतिक कैदी नहीं है, एक दावा जिसे अधिकार समूह ने खारिज कर दिया। नवनीतम घटनाक्रम में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार की वॉशिंगटन को कथित वेनेजुएला गिरोह के सदस्यों के एक अन्य समूह के निर्वासन को रोकने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के सामूहिक निर्वासन के लिए कानून का उपयोग करने की चुनौतियों को बेकार मुकदमेबाजी कहा। ट्रंप ने 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के तहत आरोपी वेनेजुएला गिरोह के सदस्यों को भेजा, जो राष्ट्रपति को सामान्य प्रक्रियाओं के बिना शत्रु देशों के मूल निवासियों या नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम का पहले केवल 3 बार उपयोग किया गया था, सभी युद्ध के दौरान। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच